क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? ये बहुत सीरियस सवाल है, क्योंकि जिस तरह से हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर बढ़ रहा है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कार्य में इंटरफेयर कर रही है, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके जिस तरह से ऑपोजिशन लीडर को जेल भेजा जा रहा है, और जो ऑपोजिशन लीडर बीजेपी ज्वाइन कर ले रहा है उसके सारे भ्रष्टाचार समाप्त हो जा रहे हैं, मानो बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन हो। कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल करके बीजेपी ने करोड़ों का घोटाला किया, और कैसे हमारे देश की मीडिया बीजेपी की गुलाम बन चुकी है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। शुरुआत करता हूं आज की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान में भी जय श्री राम हो रहा है। खुद को 18 घंटे खपाया, तब जाकर मोदी ने राम को पाया। The Prime Minister sleeping on the floor with a blanket spread over him. He's only drinking coconut water for 11 days. The secret behind electoral bonds is finally out. After 2 deadlines, the State Bank of India has finally submitted all data related to electoral bonds. भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। Interestingly, a company named Future Gaming and Hotel Services Private Limited donated more than $164 million to political parties. कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। Sitting Chief Minister has been arrested. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been arrested by India's Enforcement Directorate on Thursday night in an alleged excise policy-linked money laundering case. दोस्तों, मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन चाय की टपरी से लेकर घरों में बैठे लोगों तक ये कहते हैं कि मीडिया बिक गई है। जब देश में कोई ऐसा मुद्दा हो जिसे दिखाने पर गवर्नमेंट की छवि खराब होती है, तो मीडिया वाले उसे दिखाने में आनाकानी करते हैं। जैसे आज के दिन मणिपुर कितने महीनों से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाने तक को तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ में हंसदेव जंगल काटे जा रहे हैं, इसे बचाने के लिए लोगों ने लाखों रील्स बना लिए, लेकिन सरकार ने इसे माइनिंग के लिए ओपन अप कर दिया और मीडिया से एक चू तक नहीं निकली। सोच कर देखो कि देश के किसी राज्य की 10% जनसंख्या सड़क पर आकर प्रोटेस्ट करे तो ये कितनी बड़ी बात होगी। लद्दाख में 30 लाख से भी ज्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट सोनम वांगचुक, दोस्तों ये वही सोनम वांगचुक है जिन पर 3 इडियट फिल्म बनी है और आमिर खान ने इनका किरदार निभाया है। लद्दाख को बचाने के लिए सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां एक बार विजिट करना तक जरूरी नहीं समझे। इस टॉपिक पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। आज के दिन पूरी मीडिया का अंतिम संस्कार हो गया है। मोदी सरकार जनता के पैसे से एडवर्टाइजमेंट के नाम पर इन टीवी चैनल को पैसा देती है, और ये टीवी चैनल जनता की ही आवाज को दबाने का काम करते हैं। आजकल आप देखोगे कि सोशल मीडिया पर किस तरह से लोग राम के नाम पर लड़ रहे हैं। राम के नाम पर, अरे राम खुद ही बलवान है, वो खुद लड़ लेंगे अपने लिए, तू क्या लड़ेगा उनके लिए। आज सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी केवल एक पार्टी के इशारों पर नाच रहे हैं। पिछले साल 14 ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में ये कंप्लेंट किया था कि कैसे बीजेपी ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ। जब भी किसी ऑपोजिशन लीडर पर करप्शन के आरोप लगते हैं और यदि वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, अचानक से उसके खिलाफ केसेस बंद कर दिए जाते हैं, मानो बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन हो और उसके खिलाफ सारे केसेस को धो डाली हो। मंता विश्वा शर्मा, जिन पर 2014 में आरोप लगा था शारदा चिट फंड स्कैम का, लेकिन 2015 में जब से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है इनके खिलाफ। पैसे का लालच और ईडी के प्रेशर के बाद भी अगर कोई पॉलिटिशियन बीजेपी ज्वाइन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई चलती रहती है, और कई केसेस में उन्हें बिना दोषी घोषित किए जेल में डाल दिया जाता है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अभिषेक बनर्जी, संजय रावत, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल, अगर ये सभी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो इनके खिलाफ जितने भी केसेस चला रही है ईडी और सीबीआई, वो तुरंत ही बंद हो जाएंगे। कई बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर का इस्तेमाल करके हमारे डे टू डे कार्य में इंटरफेयर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर भी कहा था कि आईजी को इस तरह से इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, असली पावर चुनी गई सरकार के हाथ में है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी एक नया कानून ले आई दिल्ली के पावर को छीनने के लिए। GNCTD यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023।
इसका इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने कई सारे पावर जो दिल्ली सरकार के पास थी उन्हें ट्रांसफर कर अस्पताल बदले थे, अस्पताल शानदार बना दिए, सारी दवाइयों का सबका इंतजाम किया। इन्होंने अफसरों के ऊपर उनकी हाथ मरोड़ के उन दवाइयां बंद करा दी। इन्होंने टेस्ट बंद करा दिए। मोहल्ला क्लिनिक में 3 महीने तक पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो पाए। इन्होंने पेमेंट रोक दी लेबोरेटरीज की। इतने गंदे और इतने घटिया लोग हैं ये लोग। एक दिन एक ऑर्डर पास करके इन्होंने दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों के डेटा एंट्री ऑपरेटर हटा दिए। अब अस्पताल के अंदर रजिस्ट्रेशन करने वाला कोई नहीं बचा। अरे करना क्या चाहते हो? दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हो क्या? सोच कर देखो कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सच में देशवासियों की चिंता होती तो क्या वो इस तरह से हरकतें करते। कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कीम को स्ट्राइक डाउन किया, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए, और भारतीय स्टेट बैंक को सारे डेटा पब्लिक के सामने पब्लिश करने को कहा, जिसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा लगभग 6000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला। और जिस शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया वो पूरा गेम इसी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा है। शरद चंद्र रेड्डी जो पहले ईडी को बार बार जवाब दे चुका है कि वो अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता, न कभी उनसे मिला और न ही पैसों की लेन देन हुई। वही शरद चंद्र रेड्डी जिसने कहा था कि ईडी उस पर दबाव डालकर अपना बयान दिलवाना चाहती है, लेकिन ये ऐसे पलटते हैं कि सीधे बीजेपी के सरकारी गवाह बन जाते हैं। और इसी के बयान के आधार पर ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये गेम कैसे हुआ, तो देखिए 10 नवंबर 2022 को शरद चंद्र रेड्डी को ईडी के द्वारा अरेस्ट किया जाता है और उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी कंपनी अरबिंदो फार्मा बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेट करती है। इसके बावजूद भी वो जेल में 6 महीना सड़ते हैं जब तक कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही नहीं दिए। इसके बाद मई 2023 में उन्हें बेल दे दी जाती है, वो भी पीठ दर्द के आधार पर। जरा सोचिए कि पीठ दर्द के आधार पर जहां ऑफिस से छुट्टी तक नहीं मिलती इसे जमानत मिल जाती है और ईडी ने कोर्ट में इसका विरोध तक नहीं किया। इसके साथ ही शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह भी बन जाता है। नवंबर 2023 में शरद चंद्र रेड्डी बीजेपी को 50 करोड़ रुपए का चंदा देती है, यानी कुल मिलाकर शरद ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया, और वो भी ईडी द्वारा गिरफ्तार होने के बाद। ये सारे डेटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप चाहें तो जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों कि अगर कहीं घोटाला हुआ है तो बीजेपी और शरद रेड्डी के बीच हुआ है, लेकिन बीजेपी अपने कुकर्म को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल को फंसा रही है। वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।